हाँ जी, यहाँ तक क्लियर बेटा। अब देख इधर ध्यान से सुनना, हमने कहा कि मान ले किसी एरिया से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकाल लिया, उसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया। मान ले ये हमारा जो है एक मार्कर या कुछ भी मान ले स्टाइलस, यहां से मैंने देखा कि 5 कूलाम चार्ज फ्लो हो गया कितने में, 3 सेकंड में या 4 सेकंड में, 3 सेकंड ले लेते हैं। तो बोल करंट कितनी हुई बेटा, 5/3। क्या हुई, 5/3। ओके, तो हमने कहा भाई इससे करंट कितनी है बेटा, 5/3 एम्पियर। अब जब मैंने गौर से देखा तो मैंने देखा पहले सेकंड के अंदर तो 2 कूलाम गया था, दूसरे सेकंड में भी 2 कूलाम गया था, और तीसरे सेकंड में क्या गया, 1 कूलाम गया। मेरा स्टेटमेंट फिर भी करेक्ट है, 3 सेकंड के अंदर टोटल चार्ज कितना गया बेटा, 5 कूलाम। लेकिन हर सेकंड में एक जैसा नहीं रहा। पहले सेकंड में कितना गया, 2 कूलाम, दूसरे सेकंड में कितना गया, 2 कूलाम, तीसरे सेकंड में कितना गया। तो अपने को ध्यान होगा कि रेट ऑफ चेंज को हम दो तरीके से रीड करते हैं, एक लंबे टाइम इंटरवल पे जिसको हम एवरेज कहते हैं, और एक किसी इंस्टेंस पर जिसको क्या कहते हैं, इंस्टेंस। तो करंट को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या बेटा, एक एवरेज करंट और एक कौन सी बेटा। आ गई बात समझ में, कोई नई चीज नहीं। हमने कहा भाई ये जो आपने निकाला है ये बेसिकली एवरेज करंट है, तो यहां पर हमने लिखा है एवरेज करंट क्या होनी चाहिए, बोल, एवरेज करंट आई एवरेज बराबर होना चाहिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होगा, जो भी हमारे दो टाइम इंटरवल हैं उनके बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ है ये हम देख लेंगे। ओके, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। और इंस्टेंटेनियस करंट अगर हमको निकालनी हो तो क्या होगा, बोल, इंस्टेंटेनियस करंट, करंट आई विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, dQ/dt। क्या यहां तक भी क्लियर है बेटा। डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, dQ/dt। अगर रेट ऑफ फ्लो यूनिफॉर्म रहेगी तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट सेम आएगी। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर सबको। चल देख एक छोटा सा सवाल इसी पर कॉन्सेप्ट पर पूछते हैं। मान ले हमने कहा इन आ सर्किट दी चार्ज फ्लो is related with the time as, क्या लिखा, Q इज इक्वल टू है T² प्लस 2T प्लस 5 कूलाम। फाइंड फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा एवरेज करंट बिटवीन T इज इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और कहा इंस्टेंटेनियस करंट एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या सब लोग कर सकते हैं ये, सब कर सकते हैं, लेकिन आंसर एक दे इस बात की कोई गारंटी नहीं। भाई पहले वाला एवरेज करंट कैसे निकलेगी, एवरेज करंट बेटा आई एवरेज हमेशा बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के। कौन कौन से टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, 0 और 3। तो नीचे तो हमारे पास हो गया बेटा 3 माइनस 0, ऊपर हो गया Q एट 3 माइनस Q एट 0, यही हुआ Q एट 3 माइनस Q एट 0। इधर देख ध्यान से, Q एट 3 निकालने के लिए T की जगह 3 रख दूंगा, और Q एट 0 निकालने के लिए Q की जगह क्या रख दूंगा, 0। तो पहले निकाला Q एट 0, T की जगह 0 रख दिया, तो कितना आया बोल, 5, यही आया 5 कूलाम। Q एट 3 निकाला मैंने, क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 6 प्लस 5 यानी कितना हो गया, 20। ओके बेटा, अरे क्लियर। अब हमने कहा कि कितना हो गया एवरेज करंट, अगर हमने निकाला तो एवरेज करंट आई एवरेज शुड बी इक्वल टू कितना हो गया, 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 यानी 15/3 यानी कितना बेटा, 5 एम्पियर। ओके, अब जब हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे तो हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है बेटा, dQ/dt। तो आई इंस्टेंटेनियस के लिए हम लिखेंगे, सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, dQ/dt, यही होगा बेटा। यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, टाइम के साथ करेंगे तो 2T प्लस 2, बोल यही आएगा। अब किस पर पूछा है, किस इंस्टेंस पर, T इज इक्वल टू 2 पर, तो हम लिखेंगे एट T इज इक्वल टू 2 क्या हो जाना चाहिए, आई शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कितना बेटा, 6 एम्पियर। बात समझ में आ गई।
तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे करंट थी 6 एम्पियर, लेकिन 0 से 3 के बीच में एवरेज करंट हमारी कितनी रही है 5 एम्पियर। क्या यहां तक क्लियर बेटा? ऑलरेडी हम कर चुके हैं 11th क्लास में ऐसे कई सवाल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर हमसे एवरेज करंट या इंस्टेंटेनियस करंट पूछे, एवरेज करंट का फॉर्मूला हमेशा होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट होगी डी क्यू बाई डी टी। ओके बेटा, हाँ जी लिख लिया। बहुत सारी इस चीज चैप्टर की चीजें पिछले चैप्टर से कॉमन होंगी, मिलती जुलती सी होंगी, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ चीजें 10th में पढ़ रखी हैं इसकी, तो ये चैप्टर आसान होगा ओवरऑल। अरे लिख लिया क्या? चल आगे बढ़ते हैं, देख इधर ध्यान से। हमने कहा मान ले किसी सर्किट में किसी जगह पर कोई करंट फ्लो हो रही है, और हमने एक ग्राफ बनाया आईटी ग्राफ। क्या कौन सा ग्राफ बेटा? आईटी। यानी किसका ग्राफ है बेटा? करंट का टाइम के साथ। किसके साथ? करंट का टाइम के साथ। ठीक है, सपोज करंट का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा कुछ आया हमारे पास, ये आई है एम्पियर में, ये टी है हमारा सेकंड में, और कर्व कुछ ऐसे आ रहा है। पहली चीज हमने सीखी थी कि किसी कर्व के नीचे आने वाला एरिया उस क्वांटिटी को बताता है जो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आती है। तो बता आई और टी का मल्टीप्लीकेशन 4 है, तो एरिया अंडर दी आई टी कर्व विल टेल अस अबाउट दी चार्ज फ्लो इन दी सर्किट। क्या बताएगा? चार्ज फ्लो इन दी सर्किट। तो हमने क्या लिखा देख इधर ध्यान से, एरिया अंडर दी आई टी कर्व, इसको ऐसे लिख लेना आई डैश टी, वरना तो आई वो पढ़ जाओगे, इट पढ़ जाओगे बाद में उसको। आई टी कर्व विल टेल एरिया, टेल चार्ज फ्लोन इन सर्किट। और एरिया निकालने का हमारा तरीका क्या होता था बेटा? इंटीग्रेशन। ध्यान है? ठीक है, तो सपोज मैंने तेरे को दो टाइम दिए, देख इधर ध्यान से। एक टाइम है ये T1, एक टाइम है ये T2। मैंने पूछा T1 से T2 के बीच में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो आपने कहा भाई ये एरिया कैलकुलेट कर लो, इतना चार्ज फ्लो होगा। ओके, और इस एरिया को कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा? Q विल बी इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, कहां से कहां तक? T1 से T2। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ये हमारे पास आया चार्ज फ्लो जो इस सर्किट में हुआ कितने टाइम तक? T1 से T2। ध्यान से सुनना, आप मैंने पूछा एवरेज करंट क्या रही T1 से T2 के बीच में। क्या करेंगे? चार्ज पता लग गया हमको, टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी? एवरेज करंट आ जाएगी। चार्ज कितना फ्लो हुआ ये, और टाइम कितना है? T2 माइनस T1। तो इस दौरान ये तो चार्ज फ्लो हुआ, और अगर इस दौरान अगर मैं एवरेज करंट लिखना चाहूं तो आई एवरेज क्या होगा बेटा? 1/T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाई आई डी टी, T1 से T2। बोल बात समझ में आ गई क्या? ये Q है और ये क्या है? T। Q बाई टी हमेशा क्या बताता है बेटा हमको? एवरेज करंट। क्लियर बेटा? ओके, ये करंट का बेसिक इंट्रोडक्शन है जो एज इट इज काम आएगा हमारे जब हम 7th चैप्टर में जाएंगे, और हम एक नई तरीके की करंट पढ़ेंगे जिसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है बेटा?
लिख लिया। फिर से मैं कह रहा हूं 12th की फिजिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड बहुत है। जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे एज इट इज अप्लाई होंगे किसके अंदर, एसी के अंदर, क्योंकि करंट तो करंट ही रहेगी, नाम भले ही ऑल्टरनेटिंग हो जाए, कुछ बेसिक नेचर बदल जाती है, बाकी करंट सेम रहती है। ओके, तो ये करंट की बेसिक प्रॉपर्टी है जो यूं क्यों रहने वाली है। ओके, अच्छा देख इधर ध्यान से, इस पर एक छोटा सा सवाल मान ले मैंने ये पूछा, दी करंट विद टाइम इन अ सर्किट, इन अ सर्किट वेरीज एज आई इज इक्वल टू 2t²। ठीक है, या इसको 3t² कर ले, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है बेटा, एम्पियर। फाइंड फर्स्ट चार्ज फ्लोन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और सेकेंड का एवरेज करंट बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्लियर भाई, सीधी सी बात है, जो चार्ज फ्लो होगा वो क्या होगा, Q विल बी इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रेशन कर दे, कहां से कहां तक, T1 से T2 ये होगा। I का टाइम के साथ रिलेशन हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 3t²। तो ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये क्या हो गया बेटा, 3t² dt, और टाइम इंटरवल हमको दे रखा है 0 से 3। ओके, T1 हमारा 0 है, T2 हमारा कितना है, 3 है। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए 3 बाहर आ जाएगा, t² का इंटीग्रेशन t³/3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, t³/3। ध्यान है, तो ये बन गया हमारे पास, यहाँ पर 3 बाहर आ गया, ये बन गया t³/3। लिमिट अप्लाई है 0 से 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 का क्यूब हेलो हेलो, यानी 27 कूलम हमारा क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं है, अगर हमसे एवरेज करंट पूछेगा तो आई एवरेज क्या होना चाहिए बेटा, Q/T। ये होना चाहिए, Q कितना है 27 का, टाइम कितने का, 3 का, यानी एवरेज करंट क्या रहेगी 9 एम्पीयर। क्या यहाँ तक भी क्लियर। अंडे को कैपेसिटर का टेस्ट ओनली ओनली, हाँ और अवसर होंगे ना, तो वो भी कुछ चलो, और भी मैं अकेले हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव लाइट होगा और बाकी। अच्छा इधर तुम, हमने अभी तक करंट के बारे में बेसिक सी बात समझी कि व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। कहीं पर चार्ज टाइम के साथ फ्लो हो रहा है तो क्या बना रहा है, मेजरमेंट क्या हुआ, एवरेज निकालना है तो अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो यहाँ तक क्लियर बेटा। अब देख इधर ध्यान से, सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं पूछता हूँ कि मान ले मेरे पास ये कंडक्टर है, क्या रखा हुआ है, कंडक्टर में क्या बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, और हमने कहा कंडक्टर जो है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमने मान लिए इसके फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चुपचाप बैठे होंगे, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एक भागते इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे, ये बात भी सही है, लेकिन क्यों भाग रहे, न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस नहीं तो बाहर आके चुपचाप बैठ जाए, मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस तो बाहर चुपचाप बैठ, बाहर नहीं क्या जरूरत है,
आ क्यों रहे? रिपेल करके यहाँ आके चुपचाप बैठ जाए। रिपेल करके एक बार दूर चला गया, अब वापस पास तो आने का नहीं है। बोल क्यों होगा? क्यों? किसी गैस के मॉलिक्यूल है कंटेनर में भरे हुए, एक जगह बैठे रहते हैं, दो भागते है ना। डाउनहिल मोशन क्यों हो रहा है? मोशन बाय मोशन चुपचाप नहीं बैठा हूँ। एलिटिक टेम्परेचर के कारण उसको क्या मिलती है? उसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर देगा तो चुपचाप ही रह जाएगा। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि हर जो है फ्री पार्टिकल के पास बेसिकली क्या होती है? टेम्परेचर के कारण काइनेटिक, इसको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कितनी होती है? एक जो है डायमेंशन में 1/2 kT होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास कुछ ना कुछ क्या है? टेम्परेचर के कारण काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वेलोसिटी के कारण ये इधर-उधर भाग रहे थे, टकरा रहे थे, टकरा किससे होंगे? आपस में भी टकरा सकते हैं और आयंस से भी टकरा सकते हैं, तो और भी तो आयंस भी तो होंगे, एटम्स भी होंगे, उनसे भी टकरा रहे हैं, तो डायरेक्शन इधर-उधर हो रही होगी। तो ये जो मोशन हो रहा है इसके कारण हो रहा है काइनेटिक एनर्जी किससे मिली? ठीक है, और टेम्परेचर से मिली, तो हम कहते हैं थर्मल मोशन है। ऐसा हो रहा है बेटा? ओके, इनके पास जो वेलोसिटी है उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या तो बात समझ में आ गई? तो अगर मेरे पास ये एक मेटल का पीस है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर-उधर भाग रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया? इसका मतलब मोशन कर रहे हैं, और चार्ज के मोशन से हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट मिल जाए, तो मुझे इसको छूते ही क्या लगनी चाहिए? बोल क्यों नहीं लगती? क्या ट्रांसफर की तो बात ही नहीं बेटा। ठीक है, चार्ज हम तो कह रहे हैं कि अगर चार्ज चल रहा है, जब वायर में एक्चुअल में करंट चलती है तो चार्ज हमारे को थोड़ी ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हम तो कहते हैं चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है, इसमें भी तो चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं, तो बताए करंट क्यों नहीं लगती? कंडक्टर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते अपने। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, मोशन रैंडम, क्या है बेटा? रैंडम है। तो किसी भी एरिया से अगर दो इधर निकल रहे होंगे तो दो इधर, यानी किसी एरिया से नेट फ्लो चार्ज क्या होगा? आगे बात सुनो, याद रख, जब भी तेरे पास बहुत बड़ा नंबर हो और उनकी नेचर रैंडम हो तो उसका नेट इफेक्ट हमेशा क्या आता है? 0। और ये जीवन में भी होता है। एक स्टेडियम में 60,000 लोगों को और एक गेट लगा दे उसमें, ठीक है, इस गेट से निकलने वाले आदमी भी होंगे, तो दो का अगर इधर जाने का मन करेगा तो दो ऐसे भी होंगे जिनका वापस घर आने का। ठीक है, तो जब एक लार्ज में सैंपल में रैंडम मोशन दिया जाता है उसका नेट इफेक्ट हमेशा क्या आता है? इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, ध्यान है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी थर्मल वेलोसिटी के कारण इधर उधर भाग रहे। अगर मैं इसमें कोई भी एक एरिया मारूं और उसमें ये मानूं कि भाई दो इलेक्ट्रॉन अगर इधर गए होंगे तो एट द सेम टाइम दो इलेक्ट्रॉन इधर भी गए होंगे। ठीक है, अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन इधर गए होंगे तो एट द सेम टाइम कोई दो इलेक्ट्रॉन मुझे इधर भी मारने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन का रैंडम बिहेवियर, तो रैंडम बिहेवियर का नेट इफेक्ट हमेशा क्या आता है? 0। आगे बात समझो, किसी को अगर जो है मान लो पेड़े पसंद है, किसी को पेड़े नापसंद है, ठीक है, टोटल पूरी दुनिया में ढूंढो किसी चीज को पसंद करने वाले जितने लोग हैं उतनी उसको नापसंद करने वाले मिल जाएंगे। एक्चुअल में रैंडम पोलराइज नहीं, पोलराइज बिहेवियर की बात नहीं करेंगे, यार सारे लोग अच्छे आ गए सबको पेड़े अच्छी लगते हैं, वो पोलराइज बिहेवियर। तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बिहेवियर होता है, वो हमेशा क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो हमने क्या कहा? किसी भी एरिया से नेट चार्ज का फ्लो क्या है बेटा? 0। क्या यहाँ बात समझ में आ गई? लिखना कुछ भी नहीं है, हमने कहा नेट चार्ज का फ्लो क्या है? बेटा करंट तो 0 है, चार्ज मोशन कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन इधर गए, दो इलेक्ट्रॉन इधर गए, मैंने कहा भाई नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? 0। करंट क्या है? 0। चार्ज चल रहा है, हाँ चल रहा है, दो इधर जाते हैं दो इधर जाते हैं। ओके, आगे बात कुल मिला के हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इनकी थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम क्या है? 0। अगर एक की वेलोसिटी इधर है तो दूसरे की वेलोसिटी किधर है?
तो याद रख किसी भी कंडक्टर में जो थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, यानी अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो अगर मैं इनकी थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज निकालूं तो वो हमेशा क्या आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल, हमने करंट की डेफिनेशन ही ये दी। हाँ, लेकिन नेट फ्लो जैसे ये कहा कि यहाँ से चार्ज फ्लो करंट बता तुम्हें कहा क्यू बाई टी होगी। अब मैंने कहा चार गुलाब इधर गया, चार गुलाब इधर गया, तो बता कितना चार्ज गया इस एरिया यानी करंट क्या है, जीरो। क्या फ्लो ऑफ चार्ज जीरो ना, नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, समझ गया। ये वैसी बात है कि इसमें मैंने 10 न्यूटन इधर से फोर्स लगाया, 10 न्यूटन इधर से लगाया, मैंने कहा इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना है, क्या इस पर फोर्स जीरो है, फोर्स लगेगा भैया, दो लगेगा, एक नहीं इन दोनों का क्या है जीरो। तो यहाँ पर चार्ज हमने कहा कंडक्टर में फ्लो करता है, करना ही चाहिए, थर्मल वेलोसिटी तो चल रही थी, चार्ज स्टेशनरी नहीं, उसके पास क्या है, लेकिन वो मोशन रैंडम है, यानी कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है। किसी भी एरिया से नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, जीरो। इसीलिए इस कंडक्टर में कोई करंट भी नहीं होती, इसको हम टच करते तो हम कहते हैं कोई करंट नहीं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इसी को हमने दूसरे तरीके से देखा कि जो इनकी थर्मल वेलोसिटी, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, इन सब का वेक्टर सम क्या आना चाहिए, जीरो। यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बात समझ में आ गई? अब देख यही मेटल का पीस है, इसको तू बैटरी से तोड़ दो, तो क्या किया, अब हमने इसी मेटल के पीस को जिसमें नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो था, हमने किससे जोड़ दिया बेटा, एक बैटरी से जोड़ दिया। ये हमने इसको जोड़ दिया किससे बेटा, एक। और अब क्या होगा, बैटरी क्या करेगी, एक एंड पे क्योंकि अगर इस बैटरी को 10 वोल्ट की मांगना है, इधर 10 से इधर 0, तो यहाँ 10 वोल्ट आती है, यहाँ क्या होगा, बात समझ में आई? इससे क्या पूछा हम ये समझते। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने बैटरी दी जोड़ी, ये एंड मेरा क्या हो गया बेटा, हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव, ये एंड क्या हो गया बेटा, यानी ऐसा हो गया बेटा, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो क्या इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गया। तो यहाँ से यहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो गया, जो कि किसने सेटअप किया, बेटा। फिर बेटा यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो गया, जो कि किधर से किधर है बेटा, हाई पोटेंशियल से। लिखने की जल्दी मत करो, पहले समझ के ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण फोर्स लगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा ही चार्ज पर फोर्स कितना लगाता है भाई, लगाता है, जहां तक क्लियर, किधर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट। तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगने लग गया, जो कि इस तरफ डायरेक्टेड है, और कितना है बेटा, ई। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से लिखते हैं तो हमने लिखा ई। बात समझ में आ गई, अरे क्लियर। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। कोई भी फोर्स लगता है तो क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो जब फोर्स लगा तो हर इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेलरेशन कितना मिला, होगा। हमने कहा भाई ये फोर्स लगा, देख लिखने की जल्दी नहीं, मैं एक बार तरीके से लिखवा दूंगा। क्या हुआ, एम, एम किसका मास है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कहानी लिख रहे, सारे इलेक्ट्रॉन को यही। तो हर इलेक्ट्रॉन पर मेरे पास एक एक्सेलरेशन आ गया, वो कितना हो गया बेटा, और इसको हम नेगेटिव कर देते तो फिर अपोजिट। ओके बेटा, क्लियर। हर इलेक्ट्रॉन पर अब कितना एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो एक्सेलरेशन लगा तो क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लगने लग गया, क्या होगा, इधर जाना चाहिए, ठीक है, इधर। मान लो पहले ये इधर मेरा पॉजिटिव हो गया, ये वाला एंड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल वेलोसिटी से इधर जा, इस पर एकदम से इधर फोर्स ऐसे, क्या इसकी वेलोसिटी एकदम सडनली ऐसे हो जाएगी, धीरे धीरे चेंज होगी ऐसे, कुछ समय लगेगा, उस समय बाद क्या हो जाएगी। अब अगर इसको छेड़ा ना जाए तो ये इधर चल जाएगा। आज समझ में आ गई, मान में मैं इधर जा रहा था,
तो रस्सी बांध के इधर घूमना शुरू कर दिया, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इधर घूमने का, और उसके बाद मेरे जब एक बार घूम गया तो इधर, तो हर इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली कहीं भी जा रहा था, अब उसकी डेस्टिनी तय हो गई कि तेरे को पहुंचना तो कहाँ है बेटा, आई पोजीशन। तो जो तू इधर जा रहा था घूम और घूम के इधर चले जा, ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर? इधर चलने में एक प्रश्न, इधर चलना तो शुरू करता है, लेकिन क्या होता है, सीधा चल नहीं पाता। क्यों नहीं चल पाता बेटा? टक्कर होगा दूसरे से, होगा, ठीक है, तो ये मुड़ के इधर चलना शुरू, इसके कोलिजन होंगे किन से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से और एटम से होंगे। ये हमने सिर्फ फोटो में सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाया है, एक्चुअल में तो यहाँ क्या बैठे हुए आयन, अगर कॉपर का टुकड़ा है तो कॉपर के आयन है जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ऐसे भी है जिनसे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, ऐसे वो एटम्स है, इनकी टक्कर होगी इस इलेक्ट्रॉन की, इससे बेटा जब टक्कर होगी तब टक्कर के बाद वेलोसिटी फिर बदल जाएगी, टकराते ही हमारी वेलोसिटी कोलिजन से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिर मेरे पास हुआ कोलिजन के बाद मैं यहाँ चल रहा था, मैं टक्कर हुई, टक्कर ने मेरे को इधर फेंक दिया, थोड़ी देर में फिर इधर चला, फोर्स तो भी इधर आएगा, तो मैं यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा, लेकिन सीधे पाथ पर, कैसे पाथ पर पहुंचूंगा इसके बेटा, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, पाथ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, पाथ कैसा होगा, आगे बात अल्टीमेटली काम हो जाएंगे। या दो टक्कर के बीच में, मान लो यहाँ टकराया, टकरा के इधर चले गए, दूसरी टक्कर स्पीड यहाँ होती है, घूमता है ध्यान रखिए, क्या दो टक्कर के बीच में इसमें लगातार ये एक्सीलरेशन बनता है, तो दो टक्कर के बीच में इसका मोशन इस एक्सीलरेशन से गाइड होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है? टक्कर के साथ ही वेलोसिटी फिर से रैंडम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रैंडम, क्योंकि टक्कर भी पता नहीं किसकी किससे होगी, रैंडम ही टक्कर होगी, तो हर टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रैंडम। किसी को टक्कर से इधर फेंका गया होगा तो हो सकता है किसी को टक्कर से इधर, किसी को इधर फेंका गया होगा तो किसी को इधर फेंका गया होगा, ओके। दो टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन इसके चलेगा, इस एक्सीलरेशन का, ये बात अल्टीमेटली पहुंचेगा किस पर, पॉजिटिव एंड पर, किस पर पहुंचेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं। आगे बात समझिएगा। अब ये जो दो टक्कर के बीच में है, एक्सीलरेशन के कारण क्या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी इस तरफ, लगातार फोर्स लगा, तो हर दो टक्कर के बीच में ये वेलोसिटी क्या करेगा, गेन करेगा, किस तरह बेटा, ठीक है, ओके। सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किस पर पहुंचेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं, ठीक है। अब हमारे पास करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन, हम हरेक का अलग अलग हिसाब, तो हम ये मान लेते हैं ऑन एन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे, और सबने वेलोसिटी गेन की किसके कारण, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, किसके कारण, तो हमने सबकी वेलोसिटी जो गेन की उसका एवरेज निकालेंगे और उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट। क्या कहेंगे, बाय ड्रिफ्ट। देखिए एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा नदी में जब हम किसी लकड़ी के टुकड़े को डालते उसको हम कहते हैं वो ड्रिफ्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो देखिए एक नदी है जिसके अंदर बहुत सारी चट्टानें भरी हुई है, यहाँ मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा डाला, बोलिए लकड़ी का टुकड़ा क्या करेगा, अल्टीमेटली जाएगा तो नदी की फ्लो की डायरेक्शन में, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाएगा, नहीं, टकराता टकराता कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। इसको हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग। ये जो मैकेनिज्म है इसी को ड्रिफ्ट कहते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जा रहे हो लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ पर ड्रिफ्टिंग में, ठीक है। आप इस तरफ क्या करेंगे, तो इसको वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया, ड्रिफ्ट। क्या डेफिनेशन बनाई हमने, दी एवरेज ऑफ दी वेलोसिटी गेन्ड बाय दी फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर दी इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड। क्या निकालेंगे, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्या क्या समझा हमने कि जब अकेला कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लगाया तब भी उसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन रैंडम मोशन कर रहे हैं, इसका नेट क्या आ रहा है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया हर इलेक्ट्रॉन पर एक पर्टिकुलर तरफ फोर्स लगने लग गया जो कि पॉजिटिव, ठीक है। उस फोर्स से हर इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सेलरेशन आया जो कि कितना है, ई की नेगेटिव साइन बिकॉज़ इट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन पर क्लियर बेटा। इसके कारण इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जाता है किधर बेटा, पॉजिटिव, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं जाता,
हो जाता है बेटा, ठीक है। उसका मोशन हर टक्कर के बाद बदल जाता है, लेकिन दो टक्कर के बीच में उसका मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटर, ठीक है। वेलोसिटी क्या करता है, फिर बेटा हमने क्या निकाल दिया, एवरेज ऑफ द वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हम इसी को बेसिकली कैलकुलेट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ये एक डेरिवेशन है जो कि आपसे पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल सा डेरिवेशन, बहुत उसमें जो है हम जो है थ्योरी लिखते हैं, उसको इसी ऑर्डर में इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ये सब हटाना है और यहाँ हेडिंग डालना है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी बात करेंगे थोड़ी देर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, बोल क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, द एवरेज वेलोसिटी gained by free electrons under electrical field towards positive end, towards high potential end लिख दे या positive high potential end is called drift। क्या डेफिनेशन समझ में आ गई? yes, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, फटाफट डेफिनेशन लिखते हैं फिर हम इसकी कृपया स्टार्ट किया हमने कैलकुलेशन। हमने सबसे पहले मान लिया सपोज आर कंडक्टर has n free टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन हमने कितने मान लिए, कैपिटल, क्या मान लिए, ठीक है बेटा। फिर हमने कहा कि these electrons are moving in random direction due to their thermal velocity। कहाँ से आई थर्मल वेलोसिटी, ओके। तो these electrons are moving in random direction due to their thermal velocity। ये हमने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है अपनी थर्मल वेलोसिटी के कारण इधर उधर घूम रहे हैं, और इनकी थर्मल वेलोसिटी अगर यू माने तो सारी थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0, यानी u1 वेक्टर और u1 वेक्टर डिवाइडेड बाय n। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसीलिए हम कहते हैं इसमें कोई करंट नहीं है, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्ज टू एनी प्रोफेशन है। अब हमने इसको किससे जोड़ दिया बेटा, पावर सोर्स से, इलेक्ट्रिकल फील्ड से बैटरी, ठीक है। व्हेन इट इज कनेक्टेड, इट इज
कनेक्टेड विद बैटरी, बैटरी को हम पावर सोर्स भी कहते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे ही हमने जोड़ दिया इसको किसी बैटरी से, बैटरी ने क्या किया बेटा, एक एंड को पॉजिटिव किया, एक एंड को नेगेटिव किया, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या यहाँ तक भी क्लियर? इससे क्या हुआ, हर इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। तो हमने सेकंड लिखा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड acceleration in each electron, A vector will be equal to minus of n यहाँ तक बात समझ में आ गई। हर इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन कितना डेवलप हुआ बेटा, वेक्टर बाय n विद नेगेटिव साइन, यानी अपोजिट पॉजिटिव। लिख लिया? यस सर। अरे लिख लिया? फिर हमने लिखा नाउ इलेक्ट्रॉन tries to move toward positive end, but due to collision it moves on zigzag। यहाँ तक भी क्लियर? ये कोशिश करता है किधर जाने की बेटा, पॉजिटिव एंड की तरफ, लेकिन कोलिजन के कारण इसका पाथ कैसा बनेगा बेटा, यहाँ तक लिख लें। लिख लिया? अब इधर ध्यान से तुम देख, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, यहाँ पहला कोलिजन हुआ और यहाँ दूसरा, इसके बीच में इसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स motion of electron is uniform accelerated motion। क्लियर है बेटा? एक सेकंड के लिए लिखना को ध्यान दो। मान ले किसी इलेक्ट्रॉन की यहाँ टक्कर हुई, टक्कर के कारण उसकी वेलोसिटी फिर से रैंडम हो गई होगी। टक्कर के बाद हमें नहीं पता किससे टक्कर हुई है, आयन से हुई है, एटम से हुई है या दूसरे इलेक्ट्रॉन से हुई है, सारी कहानी बदल जाएगी, कोई ना कोई रैंडम स्पीड। मान लिया टक्कर के बाद उसकी स्पीड हो गई थी कितनी बेटा, u1 थी।
बच्चे भी वैसे बस बस हाँ हाँ, तो मैं आपको फीस जो फाउंडेशन की वो तो मेरे पास ही होगी, स्कूल की तो आपने वहाँ कराई है, ठीक है। तो फाउंडेशन की आप मेरे को बस इंस्टॉल, अपने को टोटल जैसे 25 देना है, 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो आप अपने हिसाब से 80 इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर सकते हो। कंसेंट वाला ना, कंसेंट फॉर्म एक्चुअली उनको प्रिंट निकालना है। हाँ नहीं, प्रैक्टिकल तो हो जाएंगे, प्रैक्टिकल की दिक्कत नहीं है। जो क्लासेस होती है ना, उसमें कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि बायो और मैथ्स का बाइफरकेशन होता है, तो ये दोनों नहीं अटेंड कर सकता एट द सेम टाइम। इवन टीचर्स हेल्प भी कर देंगे बाद में ना, लेकिन रेगुलर क्लास बायोलॉजी की नहीं हो पाएगी। हाँ, ये बस एक कष्ट है। आप फीस जमा करा देंगे तो हम मान लेंगे कंसेंट आ गई है घर की। एक्चुअली कंसेंट फॉर्म ढूंढ रहा हूँ, मेरे को क्या प्रिंट निकालना पड़ेगा और उसका कहाँ फाइल स्टोर है, एक बार देखूँ। हाँ, बच्चों को दिला देंगे, एक बच्चों को आ दूंगा, आप तो उसी का हाथ साइन कर, आप एटीएम कर सकते हैं आप। 9983612345 दीपक पालीवाल नाम है मेरा, है ना। आप एक बार जब अगर पेटीएम करें तो फिर मेरे को व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा इसी पर। जो भी आप पेमेंट करें उसका एक बार व्हाट्सएप जरूर कर दें। हाँ जी, इधर देख ध्यान से सुन लो। हर टक्कर के बाद वेलोसिटी रैंडम हो गई होगी, तो मान यहाँ पहली टक्कर हुई और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी u1, और दूसरी टक्कर इसकी कहीं यहाँ होती है, इस दौरान t1 टाइम लगा, सुन ले कितना टाइम लगा t1। यहां से यहां तक इसका मोशन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड रहा होगा, वेलोसिटी बदली होगी, एक्सेलरेशन लगाए तो वेलोसिटी क्या होगी, बदली होगी। तो मान लिया यहां से यहां तक इसने वेलोसिटी गेन की कितनी बेटा, v1, तो v1 बराबर होना चाहिए किसके, u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t1, बोल होना चाहिए क्या, v इजिकल टू u प्लस at होता है। मैंने सिर्फ वेक्टर लगा दी कि मुझे नहीं पता डायरेक्शन क्या क्या है, ठीक है। लेकिन इस दौरान इसका मोशन क्या रहा बेटा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड रहा, वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी। कितनी इंक्रीज हुई होगी, हमने कहा अगर नेट वेलोसिटी v1 बन गई तो v1 बराबर होना चाहिए v1 वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a इनटू t1। क्लियर बेटा। हमने माना इसके दो सक्सेसिव कोलिजन में टाइम कितना लगा, t1। अब सोच देख, हर एक का जो कोलिजन होगा वो जरूरी नहीं हर एक का एक एक सेकंड बाद हो रहा है, तो हमने इसको एवरेज टाइम ऑफ ले लिया कि भाई एवरेज कोलिजन में कितना टाइम लगता है, t1। किसको, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, किसको, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में हमने मान लिया एवरेज कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगता है, t2 लगता है। तीसरे के लिए हमने क्या मान लिया, t3। तो जैसे हमने ये कहा, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड, तो वेलोसिटी गेन कितनी हो गई बेटा, वेलोसिटी गेन ये हुआ फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लिया उसकी रैंडम वेलोसिटी ये थी और उसके दो टक्कर के बीच में टाइम कितना लगा, एवरेज टाइम कितना लगा, t2। तीसरे वाले के मैं t3 मान ले, हो सकता है ये बराबर भी आ जाए सबके, ठीक है, हमें नहीं पता, हम तो क्या मानते चल रहे हैं, t1 t2 t3। तो तीसरे के लिए क्या लिख सकते हैं, इसी को v3। ऐसे ही nth इलेक्ट्रॉन के लिए ये इक्वेशन हमारी ये हो जानी चाहिए क्या बेटा, un वेक्टर प्लस a वेक्टर और tn हो जानी चाहिए। This is the velocity gained by the electron under the influence of electrical field। इसका एवरेज ही हमारा क्या होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होना चाहिए। तो बोल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इन सबको जोड़ के क्या कर दूं, n से डिवाइड करूं, ठीक है। ये वो वेलोसिटी है जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण गेन कर रहा है, ओके। इन सबका एवरेज मेरा क्या होना चाहिए बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बोल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जानी चाहिए, पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दें, कॉमन वॉमन तो बाद में आएगा। बोल क्या होनी चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय डेफिनेशन हमको पता है vd वेक्टर बराबर होना चाहिए किसके बेटा,
V1 प्लस V2 प्लस V3 कहां तक बेटा, Vn डिवाइडेड बाई n। बोल यही होना चाहिए। अब सुन देख ध्यान से, इनको जोड़ने जा रहा हूं, इनको जोड़ दूं और n से डिवाइड कर दूं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक तरफ तो आ गया U1 प्लस U2 कहां तक, UN वेक्टर डिवाइडेड बाई n, और जैसा तेजस्वी ने कहा इसकी बात मान के a कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा बेटा, T1 प्लस T2 कहां तक बेटा, Tn डिवाइडेड बाई n, ये होगा। अब सुन देख ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैं जीरो कह सकता हूं। वाई जीरो, ये रैंडम है। क्या है, रैंडम। तो रैंडम, फिर से हमने कहा जो भी चीज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है लार्ज सैंपल में, वो हमेशा क्या होती है, जीरो। एक टक्कर खा के इधर भागा तो हो सकता है कोई एक टक्कर खा के उसी टाइम पे इधर भागा हो। क्लियर। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। आ गई बात समझ में, ठीक है। दिस इज सेम लाइक थर्मल वेलोसिटी, टक्कर के बाद। ओके, अब क्या बचा मेरे पास, बोल वीडी इज इक्वल टू, जल्दी से बोल, वीडी वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला चीज बचे। एक मिनट और सुन ले, T1 क्या था बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हमने कहा उसकी दो टक्कर के बीच का एवरेज टाइम। T2 क्या था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर के बीच का एवरेज टाइम। T3 क्या था बेटा, थर्ड इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर के बीच का एवरेज टाइम। ठीक है, तो क्या इसको हम जो है सारे इलेक्ट्रॉन की टक्करों के बीच का एवरेज टाइम कह सकते हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन का कह सकते हैं। अरे क्लियर। देख इधर ध्यान से, मान ले एक कमरे में हमने बहुत सारे आदमियों को बंद कर रखा है और सब हर आदमी के साथ एक व्यवस्था कर रखी है कि उसके गाल पे चाटे मारने वाला एक आदमी रख रखा है। ठीक है, ओके। कोई जो है आदमी 2 सेकंड बाद टिकाता है, कोई 3 सेकंड बाद टिकाता है। ठीक है, तो जैसे इसको पीट रहा है, 2 सेकंड बाद चाटे पड़ते हैं, तो इसका कोलिजन टाइम कितना है, एवरेज कोलिजन टाइम 2। इसका कितना है, 3। इसका कितना है, 4। ऐसे सबका अलग अलग। ठीक है, मैंने आंखें बंद कर ली, मुझे सिर्फ चाटे की आवाज सुनाई देती है, किसको पड़ रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो जो मेरे को दो चाटों के बीच में आवाज सुनाई देगी वो क्या होगा, मीन कोलिजन टाइम। क्या होगा, मीन। तो ये बेसिकली क्या आ गया बेटा, मीन कोलिजन टाइम आ गया बेटा। इसमें अब इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है पर्टिकुलर, क्या है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो। हेलो, हाँ हाँ आ जा। ठीक है बेटा, तो इसको हमने एक सुंदर सा नाम दे दिया है, क्या बेटा, मीन कोलिजन टाइम। आ गई बात समझ में। T1 क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन की दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम। T2 क्या है, और इनका एवरेज निकाल लिया, इसका मतलब क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन टकराए, ये जो साउंड क्रिएट होती है इसके दो साउंड्स के बीच में कितना एवरेज टाइम आ रहा है, ये क्या है, मीन कोलिजन। क्या ये चीज क्लियर। अब देख इसका एक और नाम होता है मीन कोलिजन के साथ, इसको मीन रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। वाई रिलैक्सेशन, कि दो चांटों के बीच में आराम होता है। ठीक है, तो दो चांटे पड़ने के बीच में जो टाइम है वही हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये मीन कोलिजन टाइम भी है और ये मीन रिलैक्सेशन। क्लियर बेटा। इसको हम लिखते हैं लेटर टाउ से। किससे बेटा, टाउ। टाउ से हमने किसको लिखा था, ठीक है, तो इसको भी हम क्या नाम दे देते हैं, टाउ। तो ये हमने कहा यहाँ क्या हो गया बेटा, ए, और ये क्या हो गया, टाउ। क्या हो गया बेटा, टाउ। ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, वेक्टर। बोल टाउ क्या है, हियर टाउ इज इक्वल टू T1 प्लस T2 कहां तक बेटा, Tn डिवाइडेड बाई n। क्या नाम दिया इसको हमने, इज मीन कोलिजन टाइम या मीन रिलैक्सेशन टाइम। ओके, इज मीन कोलिजन टाइम या मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई। अब बस एक ही वैल्यू रखना रह गया। बोल एक ही क्या वैल्यू थी, ई बाई एम विद नेगेटिव साइन थी। तो बोल वीडी का फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, बोल ई बाय एम, और यहां पर क्या बेटा, टाउ। ई पर वेक्टर है और वीडी पर वेक्टर है। ठीक है, यानी वीडी अपोजिट है किसके, ई के। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ड्रिफ्ट किधर हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ। अपोजिट इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रिफ्ट हो रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, बोल अरे हाँ ना बोल। लास्ट चीज देख, पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया, बस एक आखिरी चीज पर आ रहे। इनमें हमने कहा एक बार सबको पहचान ले चीजें क्या क्या है। ई क्या है, छोटा वाला ई, चार्ज। किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का। क्या ये कांस्टेंट है, ये तो हमेशा ही क्या है, नीचे एम क्या है बेटा, क्या ये कांस्टेंट है। ई क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये भी कांस्टेंट है। जब तक बैटरी नहीं बदलेंगे
तब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बदलेगा नहीं। ओके, बचा क्या? टाउ। टाउ क्या है बेटा? मीन रिलैक्सेशन टाइम। ये बदल सकता है, बदल सकता है। ठीक है, बोल ये किस पर डिपेंड करना चाहिए? नंबर ऑफ, नहीं वो तो फिक्स है हमारे एंड। बोल, नेचर भी इलेक्ट्रॉन की टक्कर की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी तो थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है और ये वेलोसिटी आ रही। बोल किस पर डिपेंड, टक्कर किससे हो रही है? इलेक्ट्रॉन से, एटम से, आयन से। क्यों हो रही है? क्योंकि वो फंसे पड़े हैं। ठीक है, फंसे पड़े हैं, सीधा चलता जा रहा है। ठीक है, डेंसिटी भी फिक्स है भाई, मटेरियल फिक्स हो गया तो बोल। हाँ ठीक है, पर वो फिक्स हो गया ना भाई, पार्टिकल दूर दूर है। क्या जो एटम है वो अपनी जगह पर स्थिर है या वो भी घूम रहे हैं? वो वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। तो देख इधर ध्यान से, टक्कर तेरी किस बात पर डिपेंड कर रही है? जैसे मेरे को कहा इधर से इधर निकल, मैडम 5 मिनट लगेंगे, और दोनों तरफ दो आदमी खड़े कर रखे हैं जो कि ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, ओके, तो इधर निकलता हूं तो मेरे क्या होती है? टक्करें होती। ठीक है, मान लिया ऐसे ऐसे हर एक आदमी इसी तरीके से कर रहा है, तो गिनती की टक्करें होंगी मेरी। ठीक है, अब मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर। तो गुस्सा बढ़ गया, तो अब ऐसे 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 करने लग गया। तो बोल क्या टक्करें ज्यादा होंगी क्या? यानी ये नंबर ऑफ कोलिजन डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज। अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हुए तो दो कोलिजन के बीच का टाइम बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटना चाहिए, घटना चाहिए ना। ठीक है, सही बात ना। पहले ये ऐसे ऐसे कर रहा था तो दो मुक्के पढ़ने में थोड़ा समय लगता था, अब ये कर रहा है तो ठीक है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है टाउ, याद रखना, टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टाउ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? तो टाउ की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ एक है, क्या? टेम्परेचर। ठीक है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस एंड द टाइम बिटवीन टू कोलिजन डिक्रीजेस। तो टाउ डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, विद टाइम नहीं टेम्परेचर। लास्ट में कचरा कर दे। ठीक है, टाउ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आ गई? बोल, क्या ये क्लियर बेटा? ठीक है, अब सुन देगी इधर ध्यान से। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लूं तो क्या टाउ कांस्टेंट रहेगा? हाँ, ठीक है, तो टाउ कांस्टेंट है कब तक? जब तक टेम्परेचर को। टेम्परेचर को बदलने का तरीका, एक तो टेम्परेचर बढ़ाना है, एक प्रेशर बढ़ा के भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट हो तो टाउ क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो अगर हमारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो तो हमने इसको ऐसे लिख दिया ई टाउ बाई एम, और यहाँ क्या है? ई वेक्टर जो हमारे हाथ में। ठीक है, तो क्या ये सारी चीज कांस्टेंट है क्या? कब तक? जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब तक ये ई टाउ बाई एम कंप्लीटली क्या है? कांस्टेंट। क्या यहां तक क्लियर? इसको हमने एक नया कांस्टेंट कहना शुरू कर दिया, इसको हम कहते हैं म्यू। ठीक है, केमिस्ट्री में के कहते थे, और उसका नाम होता है मोबिलिटी। क्या नाम होता है? मोबिलिटी। किसकी मोबिलिटी? यहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कह दो या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो। समझ गए? याद रखना, मोबिलिटी क्या कांस्टेंट है क्या? तब तक ही कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, क्लियर बेटा? तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया, और यहां हमने इसको ऐसे लिख दिया, वीडी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का म्यू ई वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? म्यू को क्या कहेंगे हम? म्यू इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज। इस केस में हमारा फ्री चार्ज क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जब हम लिक्विड में काम करेंगे तो आयंस ही चलते हैं। ठीक है, ओके, तो मोबिलिटी इसका इन जनरल फ्री चार्ज कैरियर्स की होती है। ओके, क्या यहाँ तक क्लियर? म्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। Tau decreases with increase in temperature. Why tau decreases with increase in temperature? Because number of collision increases. Clear बेटा? चलो आज के लिए इतना ही काम खत्म। वो बेटा लाइट की वेलोसिटी के आसपास जाने की बात है, इतना कोई नहीं होता।
अरे ले, ओके। अब एक बार फिर कल नहीं सीखा। आपने कहा था ना दिन में, तो वैसे इसमें, और इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें वही टॉपिक चल रहा है। तो समर वेकेशन में भी 28 को मैं भी छुट्टी पे जाऊंगा, तब तक इसी में ले लो। नमस्कार सर, नमस्कार। एक बार मैं ये रख के आता हूँ वापस यार। हिंदी की कॉपी देखना, फिर फिजिक्स की।